अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। नाजरीन ग्रामी, कभी आपने सोचा होगा कि तकरीबन 2.25 करोड़ मरबा किलोमीटर पर फैला रूस इतना बड़ा आखिर कैसे हो गया? इतना बड़ा कि इसकी सरहदें दुनिया के 16 खुद मुख्तार ममालिक से मिलती हैं और 15 मुख्तलिफ रियासतों के इससे आज़ादी हासिल कर लेने के बाद भी ये दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। क्या आपको ये भी पता है कि ये मुल्क एक दौर में 2.25 करोड़ मरबा किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा रह चुका है? ये आज भी अमेरिका ही नहीं, कनाडा और चीन जैसे बड़े ममालिक से भी रकबे में 2 गुना बड़ा है। रूस भारत से 5 गुना ज़्यादा रकबे में फैला हुआ है। यही नहीं, पाकिस्तान जैसे 20 ममालिक रूस के रकबे में समा सकते हैं। रूस फ्रांस से 25 और जर्मनी से 47 गुना बड़ा है। क्या कई सदियां पहले भी रूस इतना ही बड़ा था? ये इतना बड़ा आखिर कब कैसे हुआ, ये सारी कहानी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, रूस का रकबा 1 करोड़ 70 लाख मरबा किलोमीटर से जायद है। ताहम वसीह रकबे पर फैले इस मुल्क की आबादी 14.5 करोड़ अफराद ही है। यूँ इस मुल्क के तकरीबन 1 मरबा किलोमीटर इलाके में महज 9 के करीब ही लोग बसते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस खित्ते में इंसानी वजूद की तारीख 20 लाख साल पुरानी है। ताहम इंसानों की बाकायदा आबादी के शुआहद जनूबी सर्बिया के इलाके से 45,000 साल पहले के मिले हैं। तारीख दानों का कहना है कि यूनानी ताजर 8वीं सदी कबल मसीह में यहाँ क्लासिकल तहजीब को लेकर आए। यहाँ की मकामी आबादी इंतहाई कम थी और फिर 3वीं से 10वीं सदी ईस्वी के दौरान मुख्तलिफ कबाइल ने यहाँ छोटी छोटी सल्तनतें कायम कर ली, जिनमें तुर्क नस्ल के हमलावर शामिल थे। 9वीं सदी में जर्मन वाइकिंग्स की नस्ल के सामने तुर्क नस्ल के लोगों को शिकस्त देकर यहाँ अपनी बड़ी रियासत बना ली। इन लोगों को रश पीपल कहा गया। इन लोगों की निस्बत से ही इसे पहले रशलैंड और फिर रशिया करार दिया गया। वाइकिंग ने मौजूदा दारुल हुकूमत कैफ को फतह करने के बाद इसे अपना पाया तख्त बना लिया। वाइकिंग या रश पीपल के दौर में 13वीं सदी ईस्वी के वस्त तक रूस का रकबा 13,30,000 मरबा किलोमीटर के लगभग हो चुका था। इसके बाद इनकी सल्तनत को 1223 में हमसाया मुल्क से आने वाले मंगोलों के तूफान ने आन लिया। इस सिलसिले की पहली फैसला कुन जंग को दी बैटल ऑफ कालका रिवर कहा गया। चंगेज खान के जानशिनों ने 1237 से 1242 ईस्वी तक रूस पर मुतअद्दिद हमले किए। इन चंद बरसों में मंगोल या ततारियों ने न सिर्फ रूस के बहुत बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया, बल्कि रूसी लोगों को और इनके हुक्मरान खानदान को भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। ततारियों ने 2 सदियों से जायद अरसे तक मशरकी इलाकों के अलावा रूस के जनूबी और बाज़ वस्ती इलाकों पर भी हुकूमत की। इनके दौर का मुकम्मल खात्मा 1480 में हुआ। इसी दौरान 1453 में कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद मुख्तलिफ रूसी कबाइल ने इत्तेहाद कायम कर लिया और मंगोलों से आज़ादी की कामयाब तहरीक का आगाज़ भी कर लिया। सल्तनत रोम को अपना हाकिम मानते हुए रूसी हुक्मरान इवान सूम रूस के तमाम कबीलों के मुंतफिका सरदार बन गए। इन्होंने कुस्तुनतुनिया के आखिरी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 की भतीजी से शादी कर ली तो इनकी ताकत और भी बढ़ गई, जिससे मंगोलों को शिकस्त देने में मजीद आसानी पैदा हुई। 1547 में एम्पायर ऑफ मॉस्कोविया कायम की गई, यानी कैफ की बजाय मॉस्को को रूस में मरकजियत हासिल हुई। इस सल्तनत के हाकिम इमान चाहरम थे, जिन्हें तारीख में इमान द टेरिबल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1533 से 1584 तक हुकूमत की। इनके इस तवील दौर में रूसी सल्तनत न सिर्फ बहुत तरक्की की, बल्कि इन्होंने मुतअद्दिद मजीद इलाकों को भी फतह किया। खास तौर पर साइबेरिया को फतह करके रूस का रकबा लाखों मरबा किलोमीटर मजीद बढ़ा दिया गया। एक
اندازے کے مطابق روس کا 77% رقبہ ان کے دور میں ہی فتح کیا گیا۔ انہی کی فتوحات کی بدولت ان کے بعد 1645 تک اور کنوز تک اپنی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایوان چہارم کے دور میں سائبیریا کے فتح ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی روسیوں نے منگولوں سے اپنے ملک کا قبضہ تو چھڑا لیا، لیکن ان کی مشرق کی طرف کسی ملک کے ساتھ کوئی باقاعدہ مستقل سرحد طے شدہ نہیں تھی۔ روس کے لیے ان علاقوں پر قبضہ کر لینا تو آسان تھا، لیکن کسی بیرونی حملہ آور کے لیے ان علاقوں کو لمبے عرصے تک اپنے قبضے میں رکھنا بہت ہی مشکل تھا، چاہے وہ گھڑ سواری کے ماہر منگول ہی کیوں نہ ہو۔ روسیوں نے بارڈر طے کرنے کے لیے مشرق کی طرف چڑھائی کی تو ان علاقوں میں انتہائی کم آبادی کا فائدہ اٹھا کر وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور روس چند ہی برسوں میں بہت پھیل گیا۔ سائبیریا جس دور میں فتح ہوا اس وقت یہاں اوسطاً 1 کلومیٹر میں 2 ہی لوگ بستے تھے، جن کی طرف سے مزاحمت نہ ہونے کے برابر رہی۔ یہ لوگ روسی تھے اور نہ ہی روسی زبان بولتے تھے، لیکن انہوں نے روسیوں کا ساتھ دیا، ان کی اطاعت بآسانی قبول کر لی۔ روسی فوجی مشرق کے ساتھ شمال کی جانب بھی پیش قدمی کرتے رہے اور سائبیریا کا 1 کروڑ 31 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد کا رقبہ روس کا حصہ بن گیا۔ پھر اسی فوجیوں نے مغرب اور جنوب کو اپنا ہدف بنایا اور یورپ سے ایشیا تک پھیل گئے۔ مغرب میں یوکرائن، بیلاروس اور پولینڈ سمیت دیگر علاقے ان کا ہدف بنے تو جنوب میں آرمینیا اور جارجیا تک روس سلطنت کا غلبن ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وسطی ایشیائی ریاستوں پر قبضہ جما لیا۔ ان سب مہمات نے روس کو کم و بیش 500 سال پہلے ہی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بنا لیا تھا۔ ورخین کا دعویٰ ہے کہ روسی فوج کی سائبیریا میں دلچسپی کی بڑی وجہ یہاں سے حاصل ہونے والی جانوروں کی کھالیں تھی، جس کی یورپ میں بہت مانگ تھی۔ رشینز نے ان کھالوں کے بدلے سائبیریا کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ 1721 میں پیٹر دا گریٹ کی قیادت میں سلطنت روس قائم کر دی گئی۔ اس کے بعد روس کبھی جنگوں تو کبھی انقلابوں کی ضد میں بھی رہا۔ 1865 تک روس اس حد تک پھیل چکا تھا کہ اس کا نظام سنبھالنا ماسکو کے بس میں بھی نہیں رہا تھا، جیسا کہ ریاست الاسکا کا نظام چلانا، جو کہ ماسکو سے تقریباً 7000 کلومیٹر دور واقع تھی۔ شاید اسی لیے روس کو اسے فروخت کرنے کا بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ دوستو، یہ الاسکا کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں، بلکہ اس کا رقبہ پاکستان سے 2 گنا ہے۔ یہ اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ 1867 میں روس کو مجبوری کے تحت اس کو امریکہ کو فروخت کرنا پڑا۔ امریکہ نے الاسکا کو خرید تو لیا تھا، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر اپنی 49ویں ریاست کا درجہ 92 سال بعد 1959 میں دیا تھا۔ الاسکا روس کا حصہ اگر آج ہوتا تو روس کینیڈا کا ہمسایہ ہوتا۔ 30 دسمبر 1922 کو روس کی تاریخ کا انتہائی بڑا دن قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس روز روسی حکمران ولادیمیر لینن نے سوویت یونین کے قیام کا اعلان کر دیا تھا۔ سوویت یونین کا کل رقبہ اس وقت 2 کروڑ 24 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا، جبکہ 1992 میں اس کی آبادی 29 کروڑ تھی۔ اس سوویت اتحاد میں 15 خود مختار ریاستیں تھی، جو بعد میں الگ الگ ملک بھی بن گئی۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد روس آج بھی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہی ہے، اتنا بڑا کہ یہ اکیلا دنیا کے 11% رقبے کا مالک ہے۔ یہ کینیڈا ہی نہیں بلکہ چین اور امریکہ کے مقابلے میں بھی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دگنا بڑا ہے۔ روس بھارت سے 5 گنا اور پاکستان جیسے 20 ممالک اپنے
अंदर समा सकता है। रूस फ्रांस से 25 और जर्मनी से 47 गुना ज्यादा बड़ा है। रूस दुनिया के नक्शे पर इस कदर फैला है कि एक साइड से इसका अमेरिका से फासला 9000 किलोमीटर है, तो इंतहाई मशरक में यानी दुनिया के दूसरे कोने से हिसाब लगाएं तो इसका फासला अमेरिका से हैरान कुन तौर पर तकरीबन 4 किलोमीटर रह जाता है। अलास्का और साइबेरिया के दरमियान फैले हुए छोटे छोटे जज़ायर में एक जज़ायर जिसका नाम बिग डायमंडीज है, ये रूस का खुद मुख्तार हिस्सा है, जबकि इससे महज 3.8 किलोमीटर के फासले पर उसी नाम का दूसरा जजीरा लिटिल डायमंडीज अमेरिका की मिल्कियत है। इन दोनों जज़ायर के दरमियान फासला 4 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ आपको एक बड़ी हकीकत से भी आगाह करें कि रूस का शुमार इन ममालिक में होता है जिन्हें फतह करना बिल्कुल भी नामुमकिन कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि रूस का 80% से ज्यादा इलाका इंतहाई ठंडा और बर्फानी है। इन इलाकों में तो गर्मियों में जाना खतरे से खाली नहीं, फिर सर्दियों में यहाँ पर हमला करना तो जाहिर है मौत को दावत देने के मुतरादिफ ही है। शायद इसीलिए ये मकामी रवायत मशहूर है कि रूस को अगर हराना है तो उसके हर दुश्मन मुल्क को जनरल विंटर यानी सर्दी के मौसम में मुकाबला करना हो, और ये जनरल अभी तक तो नाकाबिले शिकस्त रहा है। जैसा कि 1812 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर हमला किया था तो रूसियों ने एक तरफ खुद ही अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके उनको मुश्किल में डाल दिया और साथ ही अपनी जानें बचा के खुद किसी न किसी तरह सख्त सर्दी में सरवाइव कर गए थे। जर्मन जनरल हिटलर ने दूसरी जंग अजीम में जब रूस पर हमला किया तो वो ऐसा फंसा कि इनका अपना मुल्क ही दौलत हो गया। अगर ये कहा जाए ये जर्मनी का और हिटलर का जवाल रूस पर हमले से हुआ था तो ये बात गलत नहीं होगी। इसके बाद फिर जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके तमाम इलाके इत्तेहादियों ने वापस ले लिए थे। रूस के लोगों के अलावा उसकी आबो हवा और इसका वसी अरीज जोग्राफिया भी इसकी हिफाजत में मदद फराहम करता है। रूस इतना बड़ा है कि इसमें 11 टाइम जोन है। इन तमाम वजूहात की बिना पर जाहिर है रूस को तस्हीर करना कभी भी आसान नहीं होगा। रूस को तस्हीर करना कभी भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, रूस के रकबे के बारे में एक और बात आखिर में आपको बता दें कि रूस का एक और इलाका इसकी मेन लैंड से बहुत दूर वाक़या है जिसका नाम कैलिनिनग्रैड है, जो बहीरा बाल्टिक के किनारे में एक साहली शहर है। मशरकी यूरोप में मौजूद इस खिते की सरहदें लिथुआनिया और पोलैंड से मिलती हैं। ये रूस की एक ऐसी पोर्ट है जो पूरा साल इस्तेमाल में रहती है। कैलिनिनग्रैड जंगे दोम से कबल जर्मनी का हिस्सा था, ताहम 1945 में इस पर सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया और ये सोवियत यूनियन के हिस्से बिखरे होने के बाद भी रूस ही का ही हिस्सा रहा। इसका रकबा तकरीबन 223 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 5 लाख के लगभग है। रूस की नेवी के लिए इन छोटे से इलाके की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, रूस के रकबे के मतलब हमने आपको वीडियो दिखाई। आपका क्या ख्याल है कि रूस इतने बड़े रकबे के साथ मज़ीद मुस्तकबिल में सरवाइव कर सकता है? क्या आपको लगता है कि रूस का रकबा ज़्यादा या कम होगा? मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें।